हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, कप्पा क्या होता है, कप्पा का सिग्निफिकेंस क्या होता है और किस तरीके से कप्पा के सिग्निफिकेंस को हम यूज़ कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। आज के वीडियो में बच्चों हम दो चीज़ें समझने वाले हैं। पहली चीज़ तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी की लाइन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एक चीज़ तो ये समझेंगे। और दूसरा हम जो समझने की कोशिश करेंगे दैट इज़ वेरिएशन। दैट मीन्स कि जब आप बोलते हो कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस किस तरीके से चेंज होता है जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो। कंसंट्रेशन को चेंज करते करते किस तरीके से आपके कंडक्टेंस में चेंज आती है। अब इस चीज़ के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वेदर वो जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो दैट मीन्स वो आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं, एंड अगर मैं बोलता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट मीन्स वो ईजिली डिसोशिएट नहीं होते हैं। अब ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल ना रख के अभी समझना स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ के साथ नोट कीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ है कि किस तरीके से जो हमारा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन। ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का इसी का पार्ट हो जाएगा। वेरिएशन इन कंडक्टेंस विद चेंज इन कंसंट्रेशन। जब मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो किस तरीके से कंडक्टेंस चेंज होता है। तो सबसे पहली चीज़ है, मैं अभी मोलर कंडक्टिविटी पे नहीं आता, सिंपल कंडक्टिविटी की बात करता हूँ। ठीक है, सिंपल कंडक्टिविटी की बात करता हूँ। अगर सिंपल कंडक्टिविटी की बात करूँ और आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन, अगर मैं कंसंट्रेशन को कम कर दूंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी। सिंपल, अगर मैं कंसंट्रेशन को कम कर दूंगा तो कंडक्टिविटी मेरी बढ़ेगी कि घटेगी। तो आंसर होगा इसका बच्चों घटेगी। और बहुत लॉजिकल भी लगता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए बच्चों? क्योंकि जो आपने नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है उसको कम कर दिया है। कैसे? जब मैं बोलता हूँ कंसंट्रेशन कम कर दिया तो मेरे पास सपोज पहले 2 मोलर सॉल्यूशन था, 2 मोलर सॉल्यूशन सपोज NaCl था मेरे पास। तो मेरा कहने का मतलब था कि मेरे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल NaCl हैं। दैट मीन्स मेरे पास 2 मोल Na प्लस भी है और 2 मोल Cl माइनस भी है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको कम करके, कंसंट्रेशन को कम करके 1 मोलर NaCl कर दूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि अचानक से मेरे पास नंबर ऑफ कैरियर्स, जो मेरे आयंस है वो सीधे हाफ हो जाएंगे, 2 मोल से 1-1 मोल पे आ जाएगा। अगर ऐसा है तो करंट कैरी करने वाली सब्सटेंस कम होगा। अगर करंट कैरी करने वाले सब्सटेंस ही कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मेरी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन के कम होते ही। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन बच्चों इसको नोट कर लेना, जब बच्चों मैं बात करता हूँ मोलर कंडक्टिविटी की तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल चेंज आता है कि यहाँ पे 1 मोल, जब आपने मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें आपने ये चीज़ देखा था कि यहाँ पे मोलैरिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं मोलर कंडक्टिविटी बोलता हूँ तो वहाँ पे मोर ऑफ मेरा मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से मेरा मतलब होता है, उसकी मोलैरिटी क्या है दैट माइट बी डिफरेंट। तो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम हमने 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी निकाला था, है ना, जब मेरा वॉल्यूम मिलीलीटर में था। तो ये मेरे लिए फॉर्मूला है, दैट मीन्स कि मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे एक चेंज आता है बच्चों कि मोलर कंडक्टिविटी की बात, अगर मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी अगर कंसंट्रेशन मेरा बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल उल्टा होता है, कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप बोलोगे ऐसा क्यों, कंडक्टिविटी के केस में कम होने पे कम होता था, यहाँ पे बढ़ क्यों जाता है? डिफरेंस है दोनों में बच्चों, क्योंकि जब आप नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हो तो कंसंट्रेशन कम करने से आपका सिंपल मतलब होता है आपने मोलैरिटी कम कर दी। लेकिन जब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम करने की बात कर रहे हो तो आपको जो अमाउंट है वो 1 मोलर ही रखना है, तभी वो क्या कहलाएगा,
मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। आप कंसंट्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पे खाली आप क्या यूज़ करते हो, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब अगर आप पानी उसमें ऐड करते जाओगे तो एक मोल अगर ज़्यादा वॉल्यूम में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो क्वेश्चन है कि मोलैरिटी कैसे बढ़ सकती है, सॉरी उसमें जो आपका ये मोलर कंडक्टिविटी ये किस तरीके से बढ़ सकता है। तो बच्चों इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में कंसंट्रेशन के कम होने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन क्यों बढ़ती है, इन दोनों का रीज़न दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एंड देन हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो मेरे को पता चल गया कि कंसंट्रेशन के कम होने से आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी है जब कंसंट्रेशन लगभग ज़ीरो को अप्रोच करता है। क्या मतलब है इसका, व्हेन, मैं लिख देता हूँ, व्हेन कंसंट्रेशन, इसको नोट कर लेना, अप्रोचेस ज़ीरो देन मोलर कंडक्टिविटी at that point is termed as limiting molar conductivity। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने बोला था कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हो और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम करने की बात करते हो तो आप डाइल्यूशन करते हो। जब आप इसमें पानी ऐड करते हो तो डाइल्यूशन होता रहेगा, डाइल्यूशन होगा तो आयंस दूर दूर चले जाएंगे। जब ज़्यादा वॉल्यूम में एक मोल ही रहेगा तो ओवरऑल कंसंट्रेशन जो मोलैरिटी है वो कम होती रहेगी, क्योंकि नीचे जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 है, पर यूनिट वॉल्यूम आप बढ़ाते जा रहे हो तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जब आप वॉल्यूम को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि कंसंट्रेशन लगभग ज़ीरो के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट इन टाइम पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसी को आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई होप आपको समझ आया होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। बच्चों अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इन दोनों चीज़ों को। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कम होने पर आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो एक चीज़ समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है, एक फार्मूला है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा जब ये चीज़ आप समझ लेते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो, व्हेन यू से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट डू यू एक्जैक्टली मीन, कि मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों सिंपल मतलब होता है जहाँ पे आयंस बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाए। आपने अगर इक्विलिब्रियम आपको याद हो क्लास 11th का तो आपने ये पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स वो 100% आयनाइज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं और उसको पानी में मैं घोलता हूं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, फटाफट Na प्लस एंड Cl- 100% आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि 20% आयनाइजेशन हुआ, 30% आयनाइजेशन हुआ, वहाँ पे 100% आयनाइजेशन होगा और अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। अब जब मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, दैट इज़ दिस इज़ माई conductivity, okay, this is my molar conductivity, this is my limiting molar conductivity minus a under root of c. C is my concentration which is molarity, okay. A is a constant जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ A is dependent on nature of electrolyte। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये चीज़ तो हो गई। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने बोला कि
अगर मैं कंसंट्रेशन को कम कर देता हूँ तो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ती है। तो मैं अगर इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ किस किस के बीच में, बच्चों यहाँ पे मेरा मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा और यहाँ पे मेरा रूट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको y इक्वल्स टू, इसको mx लिखेंगे, दिस इज mx प्लस c, तो मैं देखता हूँ कि मेरा स्लोप नेगेटिव है, माइनस a है, तो लाइन नीचे की साइड आएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसका स्लोप माइनस a हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और अगर मेरा कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाए, दैट मीन्स लगभग जब कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाए, जब जो हमने डेफिनेशन दी थी, तो उस टाइम की जो मोलर कंडक्टिविटी उसी को आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो। तो क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए कि अगर मैं कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से बढ़ के यहाँ पे हो गई। तो इतना कंसंट्रेशन कम करने से इतना अमाउंट मेरी मोलर कंडक्टिविटी की क्यों बढ़ रही है? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ ना कि ये पूरी तरीके से आयनाइज हो चुका है। तो जब पूरा सब कुछ आयनाइज हो चुका है, जो चार्ज कैरी करने वाला है वो सब कुछ पहले से 100% एक्टिव था, तो अब ऐसा क्या हो रहा है कंसंट्रेशन कम करने से? कंसंट्रेशन कम करने से मतलब है डाइल्यूशन बढ़ाने से, कि मेरा कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका सिंपल रीज़न है बच्चों कि जब आप डाइल्यूशन एक्स्ट्रा करते हो तो जो स्पेस बिटवीन आयंस है, दैट इज़ पॉजिटिव आयन Na प्लस, अगर NaCl की बात करें NCl माइनस, ये बढ़ता है। जब इनके बीच का स्पेस बढ़ता है तो मेरा क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी। मोबिलिटी का मतलब एबिलिटी टू ईजिली मूव, जितना ज़्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन होगा उतना हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, और जितने दूर होंगे उतनी आसानी से मोबाइल हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत कंडक्टेंस बढ़ेगा वो इसी की वजह से बढ़ेगा, मोबिलिटी की वजह से। तो ये सिंपल रीज़न था बढ़ने का आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी, जब आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है या डाइल्यूशन बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड बच्चों, अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, आई होप आपको समझ आया होगा, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना इस चीज़ को। अब हम आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिंपल सी चीज़ है, आपको पता अगर कोई चीज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होता। हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है कि इसके लिए अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं हो रहा फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ को पढ़ने का। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग का केस होगा, और इसके बीच के केस को आप क्या बोलते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हो ना, दैट मीन्स कंसंट्रेशन को कम करते हो, डाइल्यूशन जितना ज़्यादा करते हो, जो आयंस है जो आयनाइज नहीं हो रहे थे वो ईजिली आयनाइज होंगे। दैट मीन्स एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ फ्री आयंस इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो बच्चों इसको अल्फा की वैल्यू को आप एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों के रेशियो को आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाने से पहले आपको थोड़ा सा 11th याद दिलाता हूँ, और किस तरीके से आप इस चीज़ को अल्फ़ा के टर्म्स में, किस चीज़ को आप के को आप, मैं आपको पहले बताता हूँ देन आप समझोगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करते ही बहुत जल्दी नंबर ऑफ आयंस फ्री होते हैं और उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा 11th याद दिलाऊँ कि सपोज़ करो कि ये वीक एसिड है, अगर ये ब्रेक हो रहा है H++ A- एक्वस एक्वस दोनों होंगे, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो बच्चों, अगर इसका कंसंट्रेशन C है, एट टाइम T = 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होंगे। मान लो एट टाइम T = T1, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो मैं बोलूँगा C में से
कुछ सी अल्फ़ा कम हुआ होगा। अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर एक मोल के लिए एक एक मोल बन रहा है तो यहाँ पे कम सी अल्फ़ा हुआ है, तो सी अल्फ़ा के लिए सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा बनेगा। अगर आप के ए को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये हो गया सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अब बच्चों जब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो अगर आप वीक एसिड के लिए के की वैल्यू निकालना चाहोगे तो फाइनली बच्चों उसकी वैल्यू आ जाएगी सी मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जस्ट आप इस तरीके से सी अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा की जगह आपका क्या है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कॉमन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आयनाइजेशन के फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो और वहाँ से कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, अगर आपको Kc दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड की वैल्यू गिवन हो तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट करो बच्चों, एंड देन मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ कि किस तरीके से चेंज होती है वैल्यू। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों एक और चीज़ बताओ बच्चों, जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है कोलरोज लॉ। ठीक है, कोलरोज लॉ एक सेपरेट टॉपिक है तो उसी का पार्ट, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इनफैक्ट जेईई मेंस में भी कई बार आपको कोलरोज लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको साथ में जोड़ के ना पढ़ाने की जगह मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में कोलरोज लॉ के ऊपर बनाऊँगा, जहाँ पे मैं कोलरोज लॉ का डेफिनेशन एंड उसका एप्लीकेशन किस तरीके से आप उससे न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए, तो वहाँ पे बनाऊंगा। इसीलिए मैंने कोलरोज लॉ को सेपरेट रखा है, मैंने इसके साथ जोड़ा नहीं है। अब अगर बच्चों मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मान लो कि CH3COOH है, ये आपका वीक एसिड हो गया। तो ऐसा क्यों है कि जब मैं इनिशियली कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ करता हूँ तो बहुत ना के बराबर फ़र्क आता है, बहुत ना के बराबर। कंसंट्रेशन मैंने इतना ज़्यादा कम किया फिर भी मोलर कंडक्टिविटी इतनी ही बढ़ी, लेकिन बाद में जब वो ज़ीरो को अप्रोच करता है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन आपने खाली यहाँ से यहाँ तक चेंज किया होगा, लेकिन आप देखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसका सिंपल मतलब होता है बच्चों कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते हो, कंसंट्रेशन को कम करने से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता रहता है, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ेगा, जो आयंस जो होते हैं उसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो खुद से आयनाइज नहीं हो पाते, डाइल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा आयनाइज होने लगेंगे, और जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ज़्यादा आयनाइज होंगे। तो आपको दिख रहा है जितना ज़्यादा डाइल्यूशन हुआ है आयनाइज उतने ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा फ्री पार्टिकल्स अवेलेबल होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा फ्री पार्टिकल्स अवेलेबल होते जाएंगे उनकी जो कंडक्टेंस, आपकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से ये आपका हो गया वीक का, और स्ट्रॉन्ग का बच्चों हमने देखा था कुछ इस तरीके से बनता है। KCl उसका एग्जांपल हो सकता है। तो आई होप आपको ये बच्चों समझ आया होगा कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से कंसंट्रेशन के वेरी करने से इनमें मोलर कंडक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन आता है उसके मोलर कंडक्टिविटी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों ज़रूर करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बच्चों।